नमस्कार। हाल ही में आप सभी लोगों ने मीडिया, न्यूज़पेपर या अन्य माध्यमों से यह जाना होगा कि पाकिस्तान में इस समय काफ़ी संख्या में दंगे फसाद हो रहे हैं तथा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि इस समय पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। तो इन सभी दंगों के पीछे मूल वजह क्या है? इस दंगों में तहरीक लब्बैक का नाम बार बार आ रहा है, तो हम यह भी जानेंगे कि तहरीक लब्बैक पार्टी कैसे अस्तित्व में आई। इसे रिलीजियस एंगल से भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें शिया सुन्नी का नाम बार बार क्यों आ रहा है। और सबसे आखिरी और सबसे मुख्य सवाल यह है कि क्या यह वायलेंस इमरान खान सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। इन्हीं सब बातों को हम आगे विस्तार से वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं और उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। इसकी शुरुआत पिछले साल फ्रांस में हुए नवंबर 2020 में पेरिस अटैक के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। जिस व्यक्ति ने यह टेररिस्ट अटैक किया था उसका नाम अली हसन था। वह पाकिस्तानी था और आश्चर्यजनक रूप से उसके पाकिस्तान में बहुत सारे फॉलोअर्स थे। उनमें से एक खादिम रिजवी था। जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस हमले की निंदा की तो पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए और जगह जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया और इन प्रदर्शनों में यह मांग की गई कि पाकिस्तान को फ्रांस से अपने राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर लेना चाहिए और उसके एम्बेसडर को यहाँ से निकाल देना चाहिए। साथ ही साथ उनके उत्पादों को न खरीदने की मांग की गई। इस समय तहरीक लब्बैक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ खादिम रिजवी ने सरकार को धमकी दी कि वे 17 नवंबर तक फ्रांस से अपने सभी राजनीतिक संबंधों को समाप्त करे तथा फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकाल दे। हालांकि इसके ठीक 2 दिन बाद 19 नवंबर को खादिम रिजवी की मृत्यु हो जाती है। खादिम रिजवी के अंत्येष्टि फ्यूनरल पर उसके बेटे साद हुसैन रिजवी को टीएलपी का चीफ डिक्लेयर किया जाता है और उसने सरकार के सामने फैजाबाद एग्रीमेंट 2020 जो कि उसके पिता खादिम रिजवी और इमरान खान गवर्नमेंट के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाला जाना शामिल था। इमरान खान गवर्नमेंट ने इस डिमांड को मान लिया और इसे 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए तय किया। हालांकि इसके पीछे सरकार की यह मंशा थी कि वह कुछ समय निकाल सके जिससे इस आंदोलन को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साद हुसैन रिजवी ने इमरान खान गवर्नमेंट को यह धमकी दी कि फ्रांस के एम्बेसडर को ईद के पहले निकाल दो, लेकिन इमरान खान सरकार ने एक गलती कर दी और उसने दिन दहाड़े 12 अप्रैल को साद हुसैन रिजवी को हिरासत में ले लिया, जिससे व्यापक स्तर पर पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर मुख्य रूप से शामिल थे, जिसमें 4 पुलिस वालों की मृत्यु और 800 लोग इंजर्ड हुए। इसी संबंध में टीएलपी के वर्कर्स ने 11 पुलिस वालों को बंदी बना लिया था और उन्होंने साद रिजवी की रिहाई की मांग की। हालांकि बाद में सरकार झुक गई और उसने साद हुसैन रिजवी को रिहा कर दिया और कल यानी 20 अप्रैल को लग्जरी 5 स्टार सेरेना होटल के पार्किंग में हुए बम ब्लास्ट को भी टीएलपी ने ही करवाया था, जिसमें अभी तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार पाकिस्तान में स्थिति काफ़ी भयानक है और पाकिस्तान सरकार का टीएलपी पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसी के चलते पाकिस्तान सरकार ने टीएलपी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, जबकि टीएलपी के 2 सांसद सिंध से चुनकर आते हैं। तो यह कितनी हास्यास्पद बात है कि किसी देश में चुने हुए प्रतिनिधित्व की पार्टी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर सवाल यह है कि यह कैसे संभव हुआ कि 22 करोड़ की आबादी के देश में एक मूवमेंट मात्र 5 सालों में पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी तथा पंजाब की, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, में 3री सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। क्या यह इतना आसान था या इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज
सरकार आईएसआई का भी सहयोग है। ये समझते हैं कि टीएलपी का आखिरकार जन्म कैसे हुआ। इस ग्रुप की स्थापना खादिम रिजवी ने मुमताज कादरी की फांसी के बाद 2011 में स्थापित किया था। आसिया बीबी, जो कि एक क्रिश्चियन महिला थी, उसके ऊपर पाकिस्तान में यह केस चलाया गया कि उसने प्रॉफेट मोहम्मद की निंदा की थी। जब उस पर ब्lasphemy लॉ का कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो उसकी तरफ से उस समय के पंजाब प्रोविंस के गवर्नर ने उसकी हिमायत की थी, जिससे नाराज होकर पंजाब प्रोविंस के गवर्नर के पुलिस बॉडीगार्ड ने, जिसका नाम मुमताज कादरी था, गवर्नर को गोली मार दी थी। फिर जब मुमताज कादरी पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई तो खादिम रिजवी ने इसका विरोध किया और खादिम रिजवी मुमताज कादरी का समर्थक था और इसी उपलक्ष्य में उसने 2011 में अपनी मूवमेंट की स्थापना की। खादिम रिजवी एक सरकारी मौलाना था। खादिम ने तहरीक रियाई मुमताज कादरी आंदोलन शुरू किया था, जब कादरी को गवर्नर की हत्या में जुर्म में हिरासत में लिया गया था। जब कादरी को फांसी हुई तो खादिम रिजवी ने इस मूवमेंट का नाम फरवरी 2016 में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह बदल दिया। 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले उसने फिर इसका एक बार नाम बदलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी बदलकर इसे एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की। इस पार्टी ने 2018 के जनरल इलेक्शन में चुनाव लड़े और सिंध असेंबली में 2 सीट भी जीती। टीएलपी सिया विरोधी बयान खुलकर देती है और इसके कुछ समर्थक सिया को काफिर भी बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इससे भी पहले बहुत सारी धार्मिक कट्टरपंथी पार्टियां थीं। फिर कैसे टीएलपी ने इतने कम समय में इतनी जल्दी सफलता प्राप्त की? तो पाकिस्तान में अलग अलग विचारधारा वाली कट्टरपंथी ग्रुप जैसे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस आदि मौजूद हैं। खादिम रिजवी पिछले 3 दशकों में सभी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप से अलग था। जैसे तालिबानी देवबंदी विचारधारा को मानते हैं, लश्कर-ए-तैयबा जो कि हाफिज सईद की पार्टी है वे अहले हदीस को मानते हैं, जबकि टीएलपी एक बरेलवी मूवमेंट है। पाकिस्तान में राजनीतिक सफलता का सबसे बड़ा हथियार है ब्lasphemy लॉ। ब्lasphemy लॉ एक ऐसा नियम है पाकिस्तान में जिसे हर कोई अपने सुविधा के अनुसार यूज करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, पाकिस्तान के कानून में जितने ज़्यादा इस निंदा के नियम हैं उतनी दुनिया के अन्य 40 मुस्लिम देशों के कानूनों में नहीं है, सिवाय सऊदी अरब और ईरान को छोड़कर। इसीलिए उग्रवादी इस्लामिक संगठनों को अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपने स्वार्थ को पूरा किया जाए। मुस्लिमों में एक सामान्य अवधारणा है कि प्रॉफेट मोहम्मद की निंदा करने वाले को कोई माफ़ी नहीं है। इसी कॉमन बिलीफ यानी सामान्य अवधारणा को खादिम ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वीपनाइज किया। हालांकि इसने शुरुआत में किसी भी प्रकार के आतंकवादी हथकंडों को नहीं अपनाया, बल्कि सामान्य लोगों को उकसाकर ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। टीएलपी की सफलता का सबसे मुख्य वजह है कि उसे पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय का काफ़ी ज़्यादा समर्थन है और पाकिस्तान में सुन्नी मेजॉरिटी में है। टीएलपी को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब सरकार ड्रैकोनियन ब्lasphemy लॉ कानून को रद्द करना चाहती थी, लेकिन टीएलपी के स्ट्रांग प्रोटेस्ट के बाद सरकार को अपने निर्णय से हटना पड़ा। इससे पहले नवाज शरीफ की सरकार को टीएलपी ने खूब टारगेट किया, क्योंकि नवाज शरीफ का जो स्टैंड था वह एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, अर्थात नवाज शरीफ सेना को सरकार में हस्तक्षेप करने देना नहीं चाहते थे। इससे एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी खफा था और इसी के चलते उन्होंने 2018 के चुनाव में टीएलपी को अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से खूब समर्थन किया। सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आए जिसमें सेना के जनरल्स लोगों को पैसे बांटते हुए देखे गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ की जो राजनीतिक बैठ है वह पंजाब प्रोविंस में है और टीएलपी के भी समर्थक पंजाब से ही आते हैं।
इसीलिए 2018 के चुनाव में इनको 25 लाख वोट मिले थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टीएलपी की पाकिस्तान में कितनी बड़ी पैठ हो चुकी है। उस समय इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी टीएलपी का खुलकर समर्थन किया था। आज से पहले कभी भी टीएलपी के प्रोटेस्ट को रोका नहीं गया, जिससे उनको इस प्रकार के दंगे करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लेकिन जब आज परिस्थितियां इतनी विपरीत हो चुकी हैं तो सरकार ने टीएलपी को आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया है। जानकारों का मानना है कि सरकार को रिएक्शनरी मोड में काम नहीं करना चाहिए, जिससे परिस्थितियां और खराब हो सकती हैं। सरकार को टीएलपी के खिलाफ काउंटर एक्सट्रीमिज्म करना चाहिए, न कि काउंटर टेररिज्म, क्योंकि पास्ट में देखा गया है कि आतंकवादी संगठन बंद होने के बाद भी अपना नाम बदलकर अपने क्रियाकलापों को जारी रखते हैं। इस मौजूदा हालात को देखते हुए पीडीएम के चीफ तथा जेयूआईएफ चीफ मौलाना फजल उर रहमान ने भी अपना समर्थन टीएलपी को देने का वादा किया है, जिससे कि इमरान खान सरकार को और दबाव में लाया जाए। हालांकि यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि इससे इमरान खान सरकार पर कितना दबाव पड़ता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस समय पाकिस्तान में जो हालात हैं वह इमरान खान सरकार के नियंत्रण से बाहर है तथा पाकिस्तान में रेडिकलिज्म किस स्तर पर है उसे भी टीएलपी के मूवमेंट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से हर चीज़ों को धर्म से जोड़कर ही देखा जाता है और चीज़ें इतनी जटिल हो चुकी हैं कि लगभग 80% पाकिस्तानी जनता रेडिकलाइज हो चुकी है। पाकिस्तान की मौजूदा हालात विश्व के अन्य देशों के लिए भी एक वार्निंग है कि राजनीतिक और धर्म को अपने निजी स्वार्थों के लिए बार बार अपने ढंग से परिभाषित करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। धन्यवाद।